अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारी बैकएंड डेवलपमेंट का पार्ट 4 कवर किया जाएगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉल बैक हेल, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, ES6 फीचर्स, हायर ऑर्डर फंक्शन, जेसन। तो भाई अगर आपने हमारे पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट कवर करी है जो कि बैकएंड में काम आती है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है Air4 एंड इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा app.js। तो अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉल बैक है, जो कि हमने कवर किया था कॉल बैक क्या होता है, बट एक बार रिवाइज करते हैं कॉल बैक कैसे काम करता है एंड क्या होता है। देखो, हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर एक कॉल फंक्शन एक और फंक्शन कॉल हो रहा होता है। लाइक एक फंक्शन एज आर्गूमेंट हम कोई भी फंक्शन पास करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसी कोई बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट करें एंड उसके अंदर हम इस तरह के अगर प्रोग्रामिंग करेंगे, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल होगा एज ए आर्गूमेंट, एज ए पैरामीटर, तो इस तरह का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो क्रैश हो जाएगा। बट अभी आपको बताऊंगा कि ये किस तरह होता है। देन हम ये रियल लाइफ एग्जांपल में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह का कोड कोई भी कंपनी यूज़ नहीं करती, वो करती है प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा कॉल बैक हेल सिंटैक्स, मतलब कि सिंटैक्स सेम है, प्रॉब्लम समझते हैं कैसे होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, समझो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है फंक्शन ए। ठीक है, सिंपल ए फंक्शन है एंड इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे कॉल बैक। ये एक कॉल बैक है ना, वो एक फंक्शन होगा जो कि आगे जाकर हम इसमें ऐड करेंगे एज आर्गूमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर जो फंक्शन कॉल होगा वो कॉल होगा, इसको हम कॉल कराएंगे। ठीक है, यहाँ से अब इस फंक्शन जब हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे तो यहाँ पर हम एक डेटा भी सेंड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जेसन डेटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, जेसन डेटा में हमारा नेम होगा, जैसे यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ मुजफ्फर अली एंड अभी मैं इसको जूम करता हूँ एंड उसके बाद इसी को यहाँ से यूँ करके एंड इसको यूँ करता हूँ। ठीक है, अभी देखो सिंपल है कि क्या है, हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है ए एंड उसके बाद इसके अंदर एक कॉल बैक एज अ पैरामीटर है एंड उसको हमने अभी कॉल बैक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर हम इस तरह राउंड ब्रैकेट एंड उसके अंदर हम एक जेसन डेटा ऐड कर रहे हैं एंड ये जो है ना हमारा एक एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को। ठीक है, एंड उसके बाद जब मैं ए को मतलब कॉल करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं ए को कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं ए को कॉल करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए एंड उस फंक्शन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल बैक एंड उसके बाद एनी। एनी का मतलब है कि इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो एनी लिखा हुआ है, बट आगे जाकर हम इसको टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं जब हम टाइप स्क्रिप्ट कवर कर रहे होंगे। तो अभी के लिए आप ऐसा समझें कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन होगा ही फंक्शन, बट ये एक डेटा टाइप एनी दिखा रहा है क्योंकि हम जेएस यूज़ कर रहे हैं। ओके, अभी हमें यहाँ पर एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन क्रिएट करें या तो हम सिंपल इसी के अंदर ही एक फ़ंक्शन क्रिएट करें। तो अभी मैं इसके अंदर एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ एंड उस फंक्शन का नाम बी एंड ये फंक्शन मैं यहाँ पर पास करूँगा इस तरह एंड अभी ये हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पर इस फंक्शन को मैं यहाँ पर पास करता हूँ। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन के अंदर एक डेटा आएगी यूज़र की, जो कि डेटा वो आएगी यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये फंक्शन जा रहा है एंड ये कॉल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसको हम कॉल बैक हेल कहते हैं। ठीक है, और ये यूज़र जो है ना यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एंड उसके बाद सिंपल एज दैट। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर यहाँ पर देखो एक फंक्शन बनाया ए एंड ए के अंदर हमने कॉल बैक एज अ पैरामीटर फंक्शन पास किया। ठीक है,
और उस फंक्शन को कॉल भी करा दिया कि भाई आपको ये डेटा मैं दे रहा हूँ, ठीक है। किसकी डेटा? एक यूज़र की जिसका नाम है मुज़फ़्फ़र अली। एंड उसके बाद हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया, इन्वोक किया है। कॉल करना मीन्स के इन्वोक करना, ठीक है। एंड उसके बाद जब मैं इसको हमने कॉल किया एंड उसके बाद इसके अंदर हमने कहा कि जब भी आपको कोई कॉल करे, मतलब कि बी फंक्शन को कोई भी इन्वोक करे तो उसको चाहिए कि इस बी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट डेटा दे एक यूज़र की। तो वो यूज़र की डेटा यहाँ पर दे रहा है, मतलब कि ये बी फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो आप देखना होगा क्या। यहाँ पर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। अभी मुझे रन करना पड़ेगा L4 को। तो अगर आपको पता नहीं है कि हम टर्मिनल किस तरह यूज़ करते हैं एंड टर्मिनल में हम किस तरह जो है कि एक कमांड्स रन करते हैं, आपको नहीं आती तो वो आप हमारी पास्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने कंप्लीट टर्मिनल बेसिक्स, गिट बेसिक्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें समझाई है। एक एनवायरनमेंट सेटअप बताया है कि किस तरह आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टरी के अंदर है यूट्यूब बैकएंड की एंड हमें जाना है L4 के अंदर। तो सिंपल एज इसको हम इस तरह करेंगे dir ऑन एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि L4 है एंड अभी हमें L4 के अंदर जाना है तो CD एंड उसके बाद L4 इंटर। हम यहाँ पर आ गए एंड अभी हमें इसको रन करना होगा तो नोड एंड उसके बाद फाइल नेम app.js। तो अभी देखो हमने ये प्रिंट कर दिया मुज़फ़्फ़र अली, बट अगर हमें ये तो एक सिंपल सा कोड है, तो अभी भी आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी कि समझना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, आपको मैं एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह आप सेम प्रॉब्लम को एसिंक अवेट के साथ या फिर प्रोमिसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको इसको मतलब कि प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आपको पता हो कि ये टॉपिक क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोमिसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हमें बैकएंड में हेल्प करता है। अभी हमारा टॉपिक है प्रोमिसेस। तो यहाँ पर अगर हम आएँ एंड सर्च करें कि प्रोमिसेस एग्जाम्पल, मतलब कि प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है प्रोमिसेस इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू प्रोमिस कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मीन्स के एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पिलर है। तो आपको यहाँ पर जाने की कोई नीड नहीं है क्योंकि अभी हम बैकएंड पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ फ़िलहाल के लिए रेस्ट एपीआईज क्या होती है एंड डेटाबेस से डेटा किस तरह फैच करें, क्रिएट करें एंड उसके बाद मतलब कि मिडलवेयर वगैरह सारी चीज़ें क्या कैसे कम कर दी। तो हमें अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप ये कर लें तो आप अलग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे अपना टाइम मतलब कि स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। दिस फंक्शन रिसीव्स 2 आर्गुमेंट्स, ठीक है। रिजल्ट के अंदर हम पास करते हैं कि हमारे पास देखो अभी यहाँ पर ये एक फंक्शन है ना, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पर रिजॉल्व एंड एक होता है हमारे पास रिजेक्टेड, मतलब कि रिजेक्ट हो गया, ठीक है। एंड अभी हमारा जो कोड होगा, मतलब कि समझो एक हमारे पास ये फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, एक डेटाबेस से डेटा गेट कर रहा है, ठीक है। अब गेट कैसे करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फंक्शन हमारा यहाँ से क्या कर रहा है, डेटा को गेट कर रहा है। तो सिंपल होगा कि ये फंक्शन रन होगा एंड डेटा हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल होगी एंड ये फंक्शन जैसे ही रन होगा इस फंक्शन के अंदर जाएगा डेटा लेने। अगर कोई एरर आ गया या फिर कोई डेटा नहीं मिली उसको, जो फंक्शन कह रहा होगा कि हमें ये डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक एरर देगा। और जो एरर देगा ना, वो एरर सीधा आएगा ऐसी डब्बे के अंदर। समझो कि ऐसे ये एक बॉक्स है रिजेक्शन एज अ जो सेकंड हमारा पैरामीटर होगा उसके अंदर, ठीक है। और अगर हमारा डेटा सही से आ गई
तो सक्सेस हो जाएगी और वो सक्सेस डेटा हमारी सीधा इस फर्स्ट नंबर जो हमारा पैरामीटर होगा उसके अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम उसी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एंड हमारी जो वेबसाइट होगी उस पर शो कर सकते हैं। एंड अगर कोई एरर होगा तो वो भी एरर हम कंसोल में या फिर कोई भी वेबसाइट पे यूज़र को शो करने के लिए देख सकते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है कि प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो सिंटैक्स बहुत आसान है। जैसे अगर हम यहाँ पर आएँ तो इसको अगर हम कॉपी करें, कोड अभी मैं खुद से राइट नहीं करूँगा बिकॉज़ टाइम बहुत कम है। और अभी यहाँ पर हम इसको जो है ना कमेंट कर देते हैं प्रोमिसेस एंड इसको इस तरह। तो देखो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया माय प्रोमिसेस का। एंड जब भी हम कोई न्यू प्रोमिस क्रिएट करते हैं तो हमें न्यू कीवर्ड ऐड करना होता है, क्योंकि एक सिंटैक्स है एंड प्रोमिसेस एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें इस तरह का पी कैपिटल होना चाहिए, रखना पड़ेगा एंड देन इसको कॉल करनी पड़ेगी इस तरह। एंड उसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर जो हमने यहाँ पर पढ़ा कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर पास हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर होगा रिजॉल्व एंड सेकंड पैरामीटर होगा हमारा रिजेक्ट का। तो यहाँ पर देखो अगर सक्सेस ट्रू होगा, अभी ये ऐसा कोड है क्योंकि हमारा कोई डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुआ है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक समझो कि एक डेटा ट्रू हो गई, सक्सेस हो गई, डेटा आ गई है। तो ये इफ रन होगा एंड देन मतलब सक्सेस ट्रू हो जाएगा एंड अंदर जाएगा रिजॉल्व कॉल होगा एंड इसमें लिखा हुआ होगा ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, वो डेटा इसके अंदर जाएगी। एंड अगर रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पर अगर फॉल्स होगा रिजेक्ट हो जाएगा एंड देन रिजेक्ट कॉल होगा एंड यहाँ पर लिखा हुआ होगा ऑपरेशन फेल्ड, ठीक है। तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं। अभी हम इसको कॉल करेंगे, कॉल किस तरह होगी, कॉल सिंपल हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पर डॉट 3 ऑप्शन हमारे पास है, डॉट देन, डॉट कैच एंड डॉट फाइनली। जो डॉट देन है इसमें हमारा सक्सेस मैसेज होगा एंड कैच के अंदर एरर होगा एंड फाइनली के अंदर हमारे पास वो मैसेज होगा जो दोनों के साथ रन होगा, ठीक है। जैसे हमने ट्राई कैच पढ़ा था इस तरह ही। तो वो कोड हम यहाँ पर लिखेंगे, बट लिखने से बेहतर है कि यहाँ से हम कॉपी करें, क्योंकि आजकल बहुत फास्ट एंड मॉडर्न कोडिंग चल रही है, तो हमें टाइम भी उस हिसाब से बचाना होगा। तो इस तरह देखो अभी हमारा जो कोड होगा ये ट्रू हो जाएगा एंड जैसे हम यहाँ पर हम डॉट देन को कॉल करेंगे, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा एंड डेटा जो हमारी होगी वो यहाँ से आएगी, ठीक है, ये वाली। एंड वो डेटा यहाँ से हम करेंगे प्रिंट, तो हमारे पास ये प्रिंट में आ जाएगा। तो सिंपल है कि प्रोमिस कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर हमें इसको रन करना हो तो हम इसको इस तरह रन कर सकते हैं। एंड अभी देखो हुआ क्या कि जैसे ही रन हुआ ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड लास्ट में फाइनली दोनों के साथ रन होता है तो हो गया। अगर यहाँ पर हम फॉल्स करेंगे तभी हमारे पास जो डन होगा, मतलब कि सक्सेस फाइनली वो रन हो रहा है, देखो यहाँ पर डन। तो ये था हमारे पास प्रोमिस कैसे काम करता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एसिंक होता है एंड अवेट वो कैसे काम करता है। वो बहुत ही स्पेशल काम करता है, क्योंकि देखो जब भी हम किसी भी डेटाबेस है, यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ से हम डेटाबेस से रिक्वेस्ट लगा रहे हैं कि भाई हमें डेटा दो, बट वो क्या करेगा, इस क्वेरी को रन करेगा, पढ़ेगा एंड उस हिसाब से हमें डेटा रिटर्न करेगा। बट इस सब प्रोसेस में क्या होगा, HTTP मतलब के सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो उस एड्रेस को मतलब आईपी एड्रेस से जो भी जिस भी आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट सेंड होगी वो चेक करेगा कि ये यूज़र सही है या फिर फेक है। एंड उस यूज़र की जो टोकन वगैरह होती है, यूज़र JWT टोकन एंड उसकी आईडी मैच करेगा एंड उस हिसाब से रिक्वेस्ट के हिसाब से वो डेटा हमें रिटर्न करेगा। बट ये सब करने में उसको तकरीबन 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड भी लग सकता है। तो इसके लिए हमें एसिंक एंड अवेट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई एसिंक अवेट जो हम यूज़ करते हैं ना, वो हम इसलिए करते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम आएँ तो देखो यहाँ पर होता क्या है, एक लाइन ये कोड है
एंड उसके बाद हमारे पास दूसरी लाइन है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास तीसरी लाइन है। अब जैसे ही यहाँ पर अगर हम रन करेंगे कोड को, तो कोड यहाँ से रन होगा एंड यहाँ पर निचली लाइन पे आएगा एंड यहाँ से रन होगा एंड इस तरह ये लाइन भी रन हो जाएगी। बट अगर देखो यहाँ से वेट होता है 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड का, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन से ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है जिससे डेटाबेस से फेच हो रही है और उसमें टाइम लग रहा है तकरीबन 2 सेकंड्स। तो कोड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा स्टक, मतलब स्टॉप हो जाएगा और वेट करेगा जब तक डेटा नहीं आएगी, तब तक आगे का कोड रन नहीं करेगा। और क्या पता डेटा नहीं आए और डेटाबेस क्रैश हो जाए, हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाए। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एसिंक एंड अवेट, मतलब कि जैसा ही कोड रन होगा यहाँ से, तो नेक्स्ट लाइन वेट करेगी, तो ये कोड हमारा उस लाइन का वेट नहीं करेगा बल्कि आगे रन हो जाएगा। एंड जब तक जैसे ये डेटा आएगी ना हमारी, उस टाइम उसी डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। यहाँ पर अगर हमारे ये हमारा टॉपिक है एंड इसको भी हम यहाँ पर सर्च करें तो सिंपल हम इसको यहाँ से सर्च करते हैं। देखो यहाँ पर भी सेम एग्जांपल लिखी हुई होगी। The async keyword makes a function return a promise. The wait keyword pause execution until that promise is resolved, ठीक है। तो इस तरह अगर यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन है जो API से डेटा को फेच कर रहा है, ठीक है। तो उस डेटा को टाइम लगेगा एंड जब डेटा हमारी आएगी वो डेटा 2 सेकंड डिले होगा, तब तक ये फंक्शन वेट करता रहेगा। तो सिंपल आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। हम इसको अगर यहाँ से कमेंट करें एंड नीचे आकर पेस्ट करें तो देखो सिंपल एक फंक्शन है गेट मैसेज का एंड वो मैसेज हमारे पास न्यू प्रोमिस लिखा हुआ है रिजोल्व। हम यहाँ पर रिजोल्व भी लिख सकते हैं एंड दोनों कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं, बट जिसकी नीड होगी तो वो हम लिखेंगे। अगर हमें रिजेक्ट की नीड होगी तो रिजेक्ट हमें लिखना पड़ेगा, वरना नहीं। सिंपल यहाँ पर सेट टाइम आउट क्या करता है, डिले करता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन है एंड जब रिजॉल्व हो जाएगा इसको हेलो वर्ड प्रिंट करेगा और उसके बाद सेट टाइम आउट यहाँ पर डिले करेगा 200 मतलब 2000 मतलब के 2 मिनट का, ठीक है। एंड यूजिंग एसिंक अवेट। अब देखो हम यहाँ पर इस तरह को कॉल कर रहे थे, बट इससे बेहतर है कि हम एसिंक अवेट का यूज़ करें क्योंकि वेट भी करना पड़ेगा। तो सिंपल हमने एसिंक का यूज़ किया एंड फंक्शन क्रिएट किया एक डिस्प्ले मैसेज का एंड उसके अंदर हमने पहले console.log किया फेचिंग मैसेज, मतलब से जैसा ही हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा एंड तब तक वेट करेगा जब तक हमारे पास ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि डेटाबेस से कोई मैसेज नहीं आएगा। ये फ़िलहाल एक डेटाबेस समझो, ठीक है। एंड उसके बाद जब रन हो जाएगा मतलब कि ये कॉल हो रहा है अवेट, हमें इस एसिंक के साथ ऐड करना लाजमी होता है वरना एरर आ जाएगा। एंड मैसेज आने के बाद ये हमारा मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एंड इसको हमें कॉल भी करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो गेट मैसेज को हमने यहाँ पर कॉल किया अवेट के साथ एंड इस मैसेज को भी हमें यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो फैचिंग हो रही है एंड 2 सेकंड्स के बाद हमारे पास डेटा फैच हो रही है। तो इस तरह अगर मैं फिर से रन करूं तो 2 सेकंड्स वेट एंड देन प्रिंट, तो ये होता है हमारे पास एसिंक अवेट। देखो फिलहाल इस तरह आप सिंटैक्स की प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एसिंक अवेट का यूज़ करेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक API क्रिएट करना, मतलब कि एक नोड जेएस APIs क्या होती है, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, सर्वर किस तरह क्रिएट किया जाता है, सर्वर को किस तरह रन किया जाता है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड उसके बाद जाकर हम एक्सप्रेस पे मूव होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक एसिंक अवेट एंड उसके बाद ES6 फीचर्स क्या होते हैं। भाई अगर ये सब मैं अभी यहाँ पर खुद कोडिंग करूँ तो आपका भी टाइम
हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, एंड मेरे पास भी तो टाइम नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एंड कोडिंग तो वैसे भी आप किसी भी AI टूल से कराएंगे फ्यूचर में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये। ठीक है, तो अगर आपको मैं समझाऊँ कि ये कैसे काम करते हैं, तो सिंपल हमारे पास 2 से 3 टॉपिक हैं इसके अंदर। एक ऑप्शनल चेनिंग, मतलब कि डेटा हमारे पास जो आ रही है यूज़र से, नेम, अगर नेम नहीं भी हो तो एरर नहीं आएगा, अगर होगा तो फिर भी नेम वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर है जो कि हमारे पास इस तरह काम करता है। यहाँ पर देखो, हमने यूज़र की डाटा फेच करी है, यूज़र क्रिएट किया है, एंड उससे यूज़र से हम यूज़र एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस तो हमारे पास है, बट अगर यूज़र एड्रेस में ज़िप कोड नहीं होगा तो अनडिफाइन आएगा। तो अगर ये हम ऑप्शनल जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क के ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आ सकता है, बट अगर ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइन आउटपुट आएगा और एरर नहीं आएगा। तो सिंपल आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद सिंपली हमारे पास डबल क्वेश्चन मार्क है, तो ये एक न्यू फीचर है, क्योंकि देखो अगर हम और यूज़ करते हैं ये वाली, तो ये भी इस तरह काम करता है। अगर हमारे पास कोई स्पीड होगी, स्पीड अभी फ़िलहाल 0 है, एंड स्पीड अगर नहीं भी होगी तो उसकी जगह हम 10 प्रिंट करेंगे, नहीं तो स्पीड हमारी जो इससे अंदर आ रही है वही होगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर या तो ये या तो वो प्रिंट करेगा। एंड ये टेम्पलेट रिटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जैसे रिएक्ट की, तो उसके अंदर हम स्टैटिक मैसेज भी शो करते हैं, उसके साथ डायनामिक भी, तो वो हम शो कर सकते हैं। वो हम बैकटिक्स का यहाँ पर देख सकते हैं, हम बैकटिक्स यूज़ हुई हुई हैं, इस तरह करते हैं। ठीक है, तो आप इन सब की प्रैक्टिस करना। एंड अभी मैं इसको यहाँ पर आकर ऐड करता हूँ, एंड इसको हम रन करते हैं, तो आप देखना डायनामिकली डेटा हमारे पास शो हो रही है। देखो कॉस्ट एंड उसके साथ हमारे डायनामिकली जो इस वेरिएबल के अंदर है, अगर यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक्स की। उसके बाद है हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शन, इसमें हम मैप, फिल्टर, रेड्यूस का यूज़ करते हैं डेटा को कैलकुलेट, ऐड, प्रिंट या फिर मल्टीपल डेटा को प्रिंट करना या फिल्टर आउट करना। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी पार्ट 2 में, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आएँ तो इसके अंदर जब हम लूप पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने ये भी कवर कर दिया था यहाँ पर, तो आप वॉच करें हमारा लेक्चर 1। ठीक है, तो वहाँ से आपकी ये कवर हो जाएगी। उसके बाद जेसन क्या करता है, ये मैं आपको थ्योरी बताता हूँ जब हम डेटा फेच करेंगे API से नेक्स्ट लेक्चर में, उसी टाइम हमें काम आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो डेटा आती है वो डेटा हमारे पास जेसन फॉर्म में होती है। तो अगर यहाँ से मैं लिखूँ जेसन, तो आप देख सकते हैं कि जेसन टाइप हमारे पास किस तरह डेटा होती है। तो देखो एक जेसन इस तरह होता है, जिसके अंदर जो हमारा कीवर्ड होता है वो भी एक स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, एंड उसकी वैल्यू भी वो वैल्यू तो हमारी मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, जैसे नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे। तो हमारा जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड हमारा होता है स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जेसन। बट अगर ये हमें चेंज करना हो तो हम यूज़ करते हैं जेसन स्ट्रिंगिफाई एंड जेसन पर्स का। जेसन पर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसा डेटा को जब हमारा डेटा एक स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं होती है, ऑब्जेक्ट में होती है, तो उसको पर्स करके डेटाबेस में सेंड करते हैं। एंड जब हम डेटा को फेच करते हैं किसी भी डेटाबेस से, तो वो डेटा होती है हमारी जेसन फॉर्म में, उसको हम स्ट्रिंगिफाई करके उसको सिंपल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर टाइप करके जेसन टू, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा जेसन टू नॉर्मल या फिर जेसन टू ऑब्जेक्ट कर दें, तो आप यहाँ पर कन्वर्टर ओपन करेंगे, एंड यहाँ से आप कोई भी आइडिया
लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं जेसन टाइप करूँ एंड इसको मैं कॉपी करूँ सेम, तो आप देख सकते हैं कि जेसन किस तरह होता है। एंड जेसन को अगर हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जेसन ये फॉर्म है एंड ये सिंपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि जेसन क्या होता है एंड ये डेटा किस तरह काम करती है। तो हमारा ये टॉपिक था आज का। इसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसका कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें नेक्स्ट इस यहाँ पर काम आएगा। डेटाबेस क्रिएट करना, एपीआई से डेटा फेच करना, इसमें बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें एंड इसका कोड आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। और गिटहब पे जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे हमारे गिटहब पे, तो यहाँ पर आपको एक रिपो मिलेगी, उसमें कोड होगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरा गिटहब एक्सेस नहीं किया है तो आप एक्सेस करें एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड फॉलो ज़रूर करना था, नेक्स्ट कोड भी आप तक पहुँच सके। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।